जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हमने अपनी कल की क्लास में स्टार्ट किया था हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंतर्गत जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को डिस्कस किया था अपनी कल की क्लास में। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में वीडियो डली हुई है, आप ज़रूर से जा करके देखिएगा, क्योंकि आपके आगामी सी टेट, सी जी टेट या फिर अन्य राज्यों के टेट के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, वर्ग 2 एवं वर्ग 3, पेपर 1, पेपर 2, सभी के लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे, आपके लाभ का लगे, आपको कुछ सीखने को मिले तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। हिंदी व्याकरण में हमने कल संज्ञा देखा था। संज्ञा के अंतर्गत हमने संज्ञा के 5 भेद को देखा। साथ ही साथ हमने ये समझा कि संज्ञा क्या है, विकारी है। क्या है? विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी कहते हैं। हमने क्या कहा? लिंग वचन लिंग वचन कारक। तो पहले तो हम ये जान लें कि लिंग क्या है, वचन क्या है एवं कारक क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लिंग देखने जा रहे हैं। लिंग शब्द जो है आपके संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जैसे कि जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जहाँ से आपको ये पहचान हो रही है उसको ही लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंग के प्रकार निम्न में से कितने हैं। तो लिंग के कितने प्रकार हैं? लिंग के 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जहां से आपको पुरुषत्व का बोध होता है। ठीक है, चाहे वो यथार्थ हो या फिर वो कल्पित हो, कल्पना हो। लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़। पेड़ क्या है? हम यहाँ पे केवल लड़का को पुल्लिंग बोलेंगे, बैल को पुल्लिंग बोलेंगे, घोड़ा को पुल्लिंग बोलेंगे, किंतु पेड़ आपका पुल्लिंग है। नगर क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पे पुरुषत्व का तो भान हमें लड़का, बैल, घोड़ा से तो हो गया, लेकिन पेड़ और नगर क्या है? ये कल्पित पुरुषत्व का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये पुल्लिंग है। तो हमें ये समझना है, चाहे वो यथार्थ रूप से पुरुषत्व का बोध करवाएं या फिर कल्पित रूप से पुरुषत्व का बोध करवाएं, वो सभी पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक इसके विपरीत स्त्रीलिंग, जहाँ से स्त्रीत्व का बोध हो जाए, जैसे कि लड़की, गाय, लता। ये क्या है? ये तो लड़की और गाय को आप बोल दोगे, हाँ भाई ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन लता और पुरी को क्या बोलोगे? तो लता और पुरी आपके कल्पित स्त्रीत्व का बोध करवा रही हैं, इसीलिए ये स्त्रीलिंग है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके उदाहरण हम जब देखेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे तो और अच्छे से चीजें हमें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं वचन में। तो वचन क्या होता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अभी पुल्लिंग के लिए क्या देखा हमने? संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व का बोध हो, किंतु वचन के लिए हम क्या देख रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कि जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होए उसे वचन कहते हैं।
तो वचन के कितने प्रकार? वचन के दो प्रकार। कौन कौन से? एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन नाम से पता चला, एक वस्तु का बोध। बहुवचन मतलब बहुत, बहुत मतलब अनेक, अनेक वस्तुओं का बोध हो गया। लड़का का लड़के हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गया, कलम का कलमे हो गया, नदी का नदियां हो गई। ये क्या है? एक वचन एवं बहुवचन। तो लिंग कितना प्रकार? दो प्रकार। वचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हम कारक में आएंगे। कारक क्या है? तो वाक्य के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग, बाद में जुड़ने वाला। परसर्ग क्या होता है? बाद में जुड़ने वाला। ठीक है, तो इन्हें विभक्ति एवं परसर्ग भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ में। और हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप है। प्रत्यय का विकसित रूप क्या है? कारक, विभक्ति, परसर्ग। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कारक के भेद कितने हैं, कारक कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कौन कौन सा? तो कर्ता कारक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, कर्ता कारक। पहले तो ये देखो कारक कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का केरी रारेरी अधिकरण में पर पास। अधिकरण क्या? में पर पास। और क्या है? संबोधन, हे भो अरे आदि। ये क्या होता है? ये होता है 8 कारक। ठीक, साथ में हमने विभक्ति भी डिस्कस करी है, लेकिन एग्जैक्टली में ये है क्या? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। कर्ता कारक का अर्थ क्या हुआ और ये कर्ता कारक होता क्या है? तो वाक्य के जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्ता यानी कि काम करने का बोध हुआ। कैसा काम? तो राम क्या है? कर्ता, काम कर रहे हैं क्योंकि ये क्रिया कर रहे हैं, मारने की क्रिया। किसकी क्रिया? मारने की क्रिया। तो कर्ता ने क्या है? इसका परसर्ग, इसका परसर्ग ने है, इसकी विभक्ति ने है। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या समझे? कर्ता मतलब जो काम कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो राम, राम ने। समझ में आया? ये किसके साथ रहते हैं? ये अक्सर इनकी विभक्ति के साथ में, कर्ता ने। ठीक, आते हैं कर्म। कर्म क्या है? तो क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है। जैसे राम ने, चलो ठीक है, ये तो कर्ता है। किसको मारा? कर्ता ने कर्म को, है ना? तो किसको मारा? श्याम को मारा। तो प्रभाव किस पर पड़ा क्रिया का? तो मारने का फल श्याम पर पड़ता है, इसीलिए श्याम क्या है? कर्म है। और यहाँ श्याम के साथ जो चिन्ह आया है, कारक चिन्ह, वो क्या है? को है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, राम ने श्याम को। ठीक है, करण क्या है? करण का अर्थ है साधन संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे कारण कहते हैं, कारण कारक कहते हैं।
शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने किससे मारा शेर को? बंदूक से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, यानी कि इसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आया है? से के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना, ये इसके चिन्ह है। तो यहाँ पे किससे मारा? बंदूक से मारा। किसके द्वारा? किसके? तो हमने चिन्ह को क्या क्या देखा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। संप्रदान क्या होता है? तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्दों को संप्रदान कहते हैं। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो इस वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, यानी कि हमें समझ में आया कि कुछ किया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है, कुछ दिया गया। कर्ता ने कर्म को, बार बार बोल रही हूँ जिससे आपको याद हो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। अपादान मतलब अलग होना। अलग होना मतलब क्या? तो जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध हो, वहां अपादान कारक है। इसका चिन्ह क्या है? अपादान से अलग। अलग मतलब मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, अलग हुआ ना, अल्मोड़ा में तो अब नहीं हूँ, उससे अलग हो गया। मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। यहाँ पे पृथकता का बोध जहाँ जो शब्द करवाते हैं वो क्या है? अपादान होते हैं। संबंध का जो हमें बोध करवा दें, संबंध या लगाव, वो संबंध कारक होते हैं। संबंध का, के, की, ये सब क्या है? का, की, के। तो अनीता सुरेश की बहन है। किसकी बहन है? सुरेश की बहन है। की संबंध बताया है ना, बहन है। अधिकरण में पर पास, ये क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है वो अधिकरण है। जैसे कि उमेश लखनऊ में रहता है, अधिकरण में, पर, पास, यानी कि हमें किसका ये बोध करवा रही है? आधार, क्रिया का आधार क्या है? आश्रय, समय या शर्त। पुस्तक मेज पर रखी है, अधिकरण में पर पास, अधिकरण में पर पास। फिर उसके बाद में आते हैं हम संबोधन, हे, वो, अरे आदि, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने, संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे, ये इनका प्रयोग। हे राम, रक्षा करो। अरे मूर्ख, संभल जा। ओ लड़को, खेलना बंद करो। ये क्या है? संबोधन कर रहे हैं हम। तो जहाँ से संबोधन का ज्ञान हो, पुकारने की, चेतावनी की, सावधान करने की, संबोधित करने का आपको जहाँ से बोध होगा, वो क्या कहलाएंगे? वो संबोधन कारक कहलाएंगे। इनकी कोई विभक्ति नहीं होती है और इनका चिन्ह बता दिया गया है। ये इनको प्रकट करने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर है आप लोग को? तो 8 कारक देखा हमने, 2 वचन, 2 लिंग देखा हमने। अगली क्लास में अब हम क्या देखेंगे? तो अगली क्लास में हम सर्वनाम देखेंगे, क्योंकि संज्ञा हमने देख लिया है। इसी तरह
और भी इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि अभी पहले हम थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू आपसे बनना चाहिए, क्योंकि अभी थ्योरी का पार्ट चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन थ्योरी के बिना एमसीक्यू नहीं बनता है। इसीलिए थ्योरी ज़रूर से पढ़िए और अपने जीवन में सफलता अर्जित करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करें। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम सर्वनाम को देखेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और आप सभी को यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा इसकी पीडीएफ के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।